हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और हमारे अतीत जो हमारी बुक है हम उसको देख रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक जो हमारी कंपनी है कैसे स्थापित हुई। तो हमने देखा कि एक आपका ट्रेडिंग कंपनी कैसे आपका एम्पायर में बदल गई, कंपनी ने कैसे अपनी सत्ता को आपका स्टैब्लिश किया। और फिर हमने ये भी देखा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे कैसे छोटे छोटे प्रांत अपने आप में स्वतंत्र होने लगे और कैसे आपके बड़े बड़े जो आपके जमींदार थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे। दिल्ली की जो आप केंद्र की जो आपकी सत्ता थी वो आपकी किस तरह से कमजोर हुई और 18वीं शताब्दी में और कैसे कैसे नए नए क्षेत्र निकलकर सामने आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में अपना शासन स्थापित किया, किन चीजों का वो ट्रेड करते थे, मसालों और कपड़ों का लेकर, ये हमने देख लिया। इतना देखने के बाद हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक जो आपकी शुरुआत है हुगली से करती है। मछलीपट्टनम जो नीचे है आपका साउथ की तरफ, वहां उसने अपना पहला कारखाना खोला और उसी के साथ धीरे धीरे उसने कैसे दस्तक एक आपका फरमान जारी ले लिया औरंगजेब से। फिर आपका फर्रुखसियन ने वहां उनको एक आपका फरमान दे दिया। फरमान का मतलब होता है आदेश, शाही आदेश। उसी के बाद वो बिना शुल्क दिए आपका ट्रेड कर सकते थे। उन्होंने उसका अत्यधिक आपका दुरुपयोग किया और अत्यधिक दुरुपयोग की वजह से नवाब और कंपनी के बीच के मतभेद और बढ़ने शुरू हो गए। ना ही तो नवाब झुकने को तैयार था और ना ही कंपनी। क्लियर है? दोनों का आपसी मतभेद इतना बढ़ गया कि वो आपका युद्ध में आपका तब्दील हो गया। और युद्ध के तब्दील में कहानी में हमने देखा था कि उस समय युद्ध जो हुआ था वो हमने प्लासी के युद्ध को पढ़ा। और आप जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में अलावर्दी खान की मृत्यु के बाद जब आपका नवाब सैयदौला बनता है, वो कंपनी उससे बहुत डरती थी। लेकिन दोनों के बीच जब संघर्ष हुआ और संघर्ष में क्या स्थिति निकली कि प्लासी का युद्ध नवाब सैयदौला हार गया। अब नवाब का युद्ध हार जाना उसके अपने होम ग्राउंड में ये बड़ी दुख की बात थी और कंपनी के राजनीतिक पैर आपके मजबूत हो गए। और ठीक, अब देखिए मैंने कल कहानी आपको बता दी थी कि रॉबर्ट क्लाइव जब सबसे पहले आपको फोर्ट विलियम को घेर लेता है और फोर्ट विलियम को, अभी देखिए युद्ध लड़ाई हुई नहीं, मैंने बताया है कि फोर्ट विलियम को घेर लेता है तो रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चलते हैं? मद्रास से। क्लियर है? और मैंने कल आपको एक मैप बनाकर बताया था कि ध्यान दीजिए, यहाँ है बंगाल और यहाँ से मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव निकल चुके हैं अपने जहाज का बेड़ा लेकर, किसे? नवाब सैयदौला को अकल सिखाने के लिए। अब देखिए अब क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पूरी लिंकेड हो जाएगा और आप इसको ध्यान रखेंगे। इस सेना में 9 सैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जाओ कभी हुगली को विजिट करने के लिए तो लैंड और वाटर दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। तो वो कहाँ से जा रहा है? आपका वाटर की तरफ से जा रहा है, जल की तरफ से जा रहा है और जल की नौसेना एक में उसकी मदद ली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये नहीं, वो चली, बार्गेनिंग हो रही है क्योंकि नवाब को क्या चाहिए था? नवाब को चाहिए था राजस्व। क्या चाहिए था? राजस्व, यानी कि उसको उसका कर चाहिए था और कंपनी इस कर देने के तैयार ना थी। यही कंपनी और नवाब के बीच मेन कॉन्फ्लिक्ट बना। क्लियर है? अब बार्गेनिंग होगी। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सैयदौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। स्थिति ये हो गई कि दोनों प्लासी के युद्ध में आमने सामने हो गए। बंगाल का नवाब सैयदौला और उधर कंपनी की तरफ से जो आपका सेना का नेतृत्व करेगा उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये रॉबर्ट क्लाइव कहाँ करेगा? कंपनी की तरफ से। ठीक, सैयदौला की हार का एक बड़ा कारण, अब इसमें युद्ध हुआ और नवाब सैयदौला हार गए। सोच के देखिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि आपके क्षेत्र में आकर कोई बाहर की कंपनी आपको हरा दे। इससे बड़ी दुख और विडंबना की बात क्या है? तो हार हो गई और उसकी हार का सबसे बड़ा कारण था उसका एक सेनापति था और सेनापति का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया और रॉबर्ट क्लाइव ने इनको लालच दे दिया कि मीर जाफर, हम लोग यहाँ शासन करने नहीं आए हैं, हमको ट्रेड करना है और हम फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। अगर हम नवाब को हरा देते हैं या आप हमारी मदद कर देते हैं, नवाब हार जाता है
तो बंगाल का नवाब मीर जाफर आपको बना दिया जाएगा। इसी लालच में मीर जाफर क्या करता है, अपने नवाब कौन फसरुद्दौला के साथ वापस गद्दारी कर देता है, और कारगुजिया भी थी, और मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया ही नहीं, यानी कि एक टुकड़ी ही लड़ी। रॉबर्ट क्लाइव यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि फसरुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो कहां चले गए, लालच में। ये थे आपके नवाब फसरुद्दौला, आपको इमेज उनकी दिखाई गई है। देख लिया, चलिए तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्लासी की जो आपका पृष्ठभूमि बनी थी वो क्यों बनी थी। ठीक, तो प्लासी की पृष्ठभूमि आपको क्लियर हुई, और पृष्ठभूमि के साथ जब युद्ध हुआ तो युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ ये भी आपके सामने है। ठीक है, ध्यान देगा इतना। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया, अब देखिए सेंट्रल हॉल देख लीजिए। अब देखिए महान्यायालय का ईस्ट कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, रेंसडर हॉल स्ट्रीम, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्राइवेट्स की लंदन स्थित लंदन हॉल स्ट्रीम में ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस की बैठक में, जहां का एक सभा चित्रकार है, लंदन का है, और देख लीजिए इस तरीके से वहां पर आपका मीटिंग होती थी, ये आपका सभागार था। ठीक, अब आपने देख लिया फसरुद्दौला का हार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्लासी की इस जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत की कंपनी में ये पहली बड़ी जीत थी। तो क्यों बड़ी हो गई भैया, अब आप सोच के देखिए, आपने बंगाल के इतने बड़े नवाब को हरा दिया, तो ये अपने आप में बड़ा अलग थी। और पूरे इसमें सबको पता चल गया कि कोई एक आपका यूरोपियन कंपनी आई थी, अंग्रेज आए, भारत में व्यापार कर रहे थे, ऐसा व्यापार किया, उन्होंने आपका जो है वहां के नवाब को हरा दिया। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि जब कंपनी ने नवाब को हरा दिया तो वो नवाब क्यों नहीं बनी? उन्होंने मीर जाफर को ही नवाब क्यों बनाया, बताइए। भैया मैं युद्ध जीत रहा हूं, मेरे को राजा बनना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप राजा बन जाइए, ऐसा क्यों? वो खुद राजा क्यों नहीं बनना चाहते? ये इसकी पूरी कड़ी का सबसे अहम पहलू है जो आपको समझना चाहिए। यहीं से ही अंग्रेजों की चतुर राजनीति चलती है, जिसी के दम पर उन्होंने भारत में शासन किया। अगर कोई आम व्यक्ति होता, सबसे पहले वो नवाब की गद्दी के लिए भगता, लेकिन अंग्रेज इतने चतुर थे, उन्होंने नवाब की गद्दी पर ध्यान नहीं दिया, उसके पीछे की जो उनकी राजनीति थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया। प्लासी की जंग के बाद सरायदौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया, यानी कि जो उसका सेनापति है वो आपका क्या बन गया, नवाब। और ये एक बड़ी आम बात थी उस जमाने में कि सेनापति अपने आप को सर्वोच्च मानता था, क्यों ना माने, पूरी सेना उसके हाथ में थी, और नवाब को, बादशाह को सबसे ज्यादा खतरा अपने सेनापति से ही होता। ठीक, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार न थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासक की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे कब्जे में लेने की क्या जरूरत है? ये निकला मेरे सवाल का आंसर। यानी कि जब हमारा काम चल रहा है, हम ट्रेड फैला रहे हैं, हम सब चीज मिल रहे हैं, तो हमें अगर हम मान लीजिए कंपनी ने आपके नवाब को हटाकर खुद गद्दी पे बैठ गई, तो लोकल लोगों का कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि बाहर का आदमी आके हम पे कैसे शासन कर सकता है, क्यों है, कैसे चला रहा है। तो लोग विरोध करेंगे, कंपनी बहुत छोटी है और स्थानीय लोग बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, असफल। यानी कि अगर उन्हीं के बीच का आदमी को नवाब बना जाए और नवाब हमारी मुट्ठी में रहे तो शासन कैसे चलेगा, हमारे हिसाब से। वही काम ये कर रहे हैं। तो मूल उद्देश्य क्या था, व्यापार फैलाना, और स्थानीय शासक की मदद से वो काम कर रहे हैं, बिना लड़ाई के उनका काम चल रहा है। तो उन्हें जरूरत ही क्या है नवाब बनने की, यही कह रहा है वो। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट, कोई पूछना है? समझ आया कि वो शासन क्यों कर पा रहे थे भारत में? क्योंकि उनकी कुटिक राजनीति बहुत बढ़िया थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा
कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कौन सा? कि हम किसी को भी नवाब बना दें, और अगर ये काम करें, ये भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। फिर तो कंपनी क्या करती है? ठीक, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। अब क्या बताइए, ऐसा सब कुछ है, पॉसिबल है? अब आपने किसी को नवाब बना दिया, अब नवाब वाली पावर उसके पास है नहीं, अब लोगों के सामने उसकी इज्जत ही नहीं है, वो इज्जत ही नहीं कर रहा, तो नवाब को थोड़ी सी अपनी रेस्पेक्ट को लेकर, अपनी चीजों को लेकर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। आदमी आत्मसम्मान को सबसे पहले लेता है। वही चीज यहाँ हो रही है। देख लिया? अब चलिए, फिर तो कंपनी क्या करती? मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई हुई। कब? 1764 में। ध्यान दीजिए, पलासी की लड़ाई 1757, और ये आपका कब है? 1764। उसको भी हराना पड़ा, और उसके बाद बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। अब सोचिए, फिर न हटे, फिर नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। यानी कि नवाब बनने की फीस कितनी थी? 5 लाख रुपए पर मंथ। सोच के देखिए, 1764 में जब आदमी को 2 रुपए नहीं मिलते थे, मतलब 1 रुपया देखना भारी था आदमी के लिए, 10 रुपए की तो आप कल्पना ही करना छोड़ दीजिए। 1764 में कितना लेना था? 5 लाख रुपए पर मंथ। कंपनी अपने सैनिक खर्चे निपटाने, व्यापारिक जरूरतों, यानी कि अब जो अपने सैनिक है उनका खर्चा, और व्यापार जो करेगी, जो पैसा चाहिए वो सब यहाँ से लेगी। खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी, और कंपनी ज्यादा इलाकों पर ज्यादा कमाई चाहती थी। तो 1765 में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे, कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए। अब उन्होंने देखा कि पहले हमने एक को हटाया, मीर जाफर बनाया, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर बनाना पड़ा। ये सब सिस्टम में बदल देते हैं। अब हम सीधे आते हैं। आखिरकार 1765 में मुगल बादशाह ने, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत की दीवानी दे दी। अब देखिए, आज भले ही बंगाल मतलब जो आपका मुगल बादशाह है, भले ही वो नाम मात्र का है, लेकिन लोगों में विश्वास है। तो वो कहाँ गए? तो उन्होंने मुगल बादशाह से क्या ली? कंपनी के लिए क्या मांगा? दीवानी मांगा। और मुगल बादशाह ने कह दी कि भैया, बंगाल प्रांत आज से दीवानी किसको मिलती है? कंपनी को। अगर वो सीधे करते तो क्या होता? जनता में विरोध। और नवाब ने दिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो क्या करा? दीवान नियुक्त कर दिया। ध्यान दीजिए, नियुक्ति हुई है। ये ध्यान रहे, छोटे छोटे शब्द हैं जो हम नहीं समझ पाते। क्या हुई है? नियुक्ति। किसने की है? नवाब ने। अब आप बताएंगे कि 1765 में कौन नवाब है? 1765 में भारत का मुगल सम्राट कौन था? बताइए। 1765 में मुगल नवाब कौन था? मुगल बादशाह। 1765 में मुगल बादशाह। चलिए, दीवानी मामले के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व और संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। पूरा बंगाल दीवानी उनका। ठीक, उनके हाथ में आ गई, और इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई। और आप जानते हैं, इस समय बादशाह है शाह आलम द्वितीय। कौन है? ध्यान दीजिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, जब दीवानी कौन दे रहा है? शाह आलम सेकेंड, जिसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। इतना बड़ा सम्राट था कि साद आलम दिल्ली दा पालम। एक इसके यहाँ बड़ी एक, आप क्या बोल, लोकाप्ती कह लीजिए, इनके बारे में कहा था कि इतने बड़े ये बादशाह थे
शहादा आलम, दिल्ली दा पालम, इनका साम्राज्य दिल्ली से लेके पालम तक था। बस इतने बड़े बादशाह थे। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत की ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी। मैंने कहा था ना कि भारत में शुरू में खूब लूटा अंग्रेजों को। क्यों लूट रहे थे? कि भैया आपको चाहे मसाले चाहिए, कपड़े चाहिए, या तो सोना दो या चांदी, फिर ही मिलेगा लत्ता कपड़ा। तो इसलिए उनका पहला क्या था? सोने चांदी से होता था। इसी वजह से ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीजें नहीं थी। अब कह रहे हैं कि प्लासी का 1757 का युद्ध हुआ। जंग के बाद ब्रिटेन ने सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भारत में पैसा हो, आपका राजस्व वसूलने लगे, दीवानी मिल गई है। उसी दीवानी से जो पैसा मिला उसी से अपना व्यापार कर रहे हैं। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपना खर्चा चला सकती थी। इस कंपनी ने सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और वहां कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण करना उठा सकती थी। तो ये सारे चीज कौन कर रही थी? ये कंपनी करने लग गई थी। तो आखिर क्यों बनी खुद नवाब कंपनी, कैसे लड़ाई हुई और कैसे उन्होंने शासन चलाया, आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? शहादा आलम, दिल्ली का पाल। और अभी क्या मिलेगा? बिहार और बंगाल और उड़ीसा की दीवानी भी नहीं मिलेगी। देख लिया? कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। क्या कह रहे हैं? जो कंपनी के अफसर हैं वो क्या है? नवाब बैठे। नवाब बनने का मतलब था, इसका मतलब तो एक यह भी था कि कंपनी के पास सत्ता और ताकत थी। नवाब तो इसलिए हैं कि सत्ता और ताकत है। इसके कुछ और फायदे भी हैं। कंपनी हर कर्मचारी नवाब की जीने की ख्वाब देखते थे। हर व्यक्ति का एक ही सपना था जो कंपनी में जॉब करता, कुछ भी हो, नवाब के जैसा हमारा जीवन। आज भी हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, किसी बॉलीवुड हीरो जैसा हो, बड़ी बड़ी कार हो, बड़े बड़े बंगले हो, 4 बॉडीगार्ड इधर चले, 4 उधर चले, पैसा बेशुमार, महंगे कपड़े, घड़ियां पहने। ये हर आदमी का शौक है। उस जमाने में सोच कर देखिए कि जो ब्रिटिशर लोग थे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, शायद आज जैसी जो एक रिच फैमिली जीती है। लेकिन वो कौन सी लाइफस्टाइल आपका फॉलो करना चाहते थे? बंगाल के नवाब की तरह। तो सोचिए बंगाल का नवाब किस तरह रहता होगा, ये हमें देखने की बात। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाब को इस बात के ये बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर तोहफे और जमीन और बहुत सारा पैसे दें। अब हार गया तो पकड़ लिया तो कुछ ना कुछ तो करवाएंगे कि तो अपनी संपत्ति मुझे दे, ये तो सारी कंपनी को चली जाएगी। तो भाई कंपनी का अफसर कह रहे हैं कुछ हमें भी मिल जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे में ही एक भाई साहब थे आपके, रॉड क्लाइव, जो आपके मद्रास के थे, गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली और 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास यानी कि चेन्नई आए तब उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए तो उनकी दौलत 401,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह थी, गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। यानी कि भ्रष्टाचार को क्या कह दी कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करें। सोच के देखिए। ठीक, 1772 में ब्रिटिश संसद ने खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्हें उस पर सफाई देनी पड़ी। यानी कि खुद भ्रष्टाचार को सफा करने आए थे और खुद पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और संसद में उनको सफाई देनी पड़ी। सरकार को उनकी अकुवत संपत्ति का संदेहस्पद लगा और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया और 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। लूटा ही बहुत था उनने बंगाल के लोगों को और लास्ट में क्या कर ली, आप सोच कर देखिए। जो इतना बड़ा रॉबर्ट क्लाइव, जो अपने आप को बड़े रणनीतिज्ञ मानते थे, जिसने प्लासी के युद्ध को जीता, बक्सर की लड़ाई को जीता, कंपनी को स्टैब्लिश किया, भारत में नवाबों की सत्ता को समाप्त किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को लिया, शासन की अथाह पैसा जिसने देखा हो, लास्ट में उस व्यक्ति ने क्या कर ली?
आत्महत्या कर ली। देखिए आपके सामने है पूरा चलचित्र, आप इसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घर जाके चैप्टर को रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।